नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीएससी बहस में। जैसा कि इस प्लेटफॉर्म का नाम है कि यहाँ पर एक टॉपिक जो भी यूपीएससी से रिलेटेड होगा उस पर बहस की जाएगी, उसके पक्ष विपक्ष रखे जाएंगे। ठीक उसी को आगे लेते हुए हम आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और आज का टॉपिक है यूक्रेन रसिया वार। यूक्रेन रसिया वार आज के समय में बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ये हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 को इनिशिएट करे। क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है, रूस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वो मनमाने तरीके से एक स्वतंत्र राष्ट्र को हथियाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि उसने कुछ दिन पहले क्रीमिया के साथ किया था। सन 2014 के समय की बात है। आप सभी उस वाकये से रिलेटेड होंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूक्रेन रसिया वार की पृष्ठभूमि क्या है, उसका इतिहास क्या है, क्यों ऐसी आज चीजें पनप गई। जो देश पहले कभी एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, आज एक दूसरे की शांति को भंग करने पर आमादा है। इस सिलसिले में हम शुरू करते हैं उस समय से, उस सन से जब इन दोनों देशों का जन्म हुआ। बात है सन 1991 की, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। यूएसएसआर सोवियत संघ कहा जाता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो टूटने के बाद 15 नए गणराज्य में बनकर तैयार हुआ, जिसमें से यूक्रेन और रूस दो देश निकले। यूक्रेन रूस की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, अच्छे आर्थिक संबंध थे, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन समय की दरकार एक समय तक तो रूसी जो शासन प्रणाली थी, जो रूसी की सत्ता थी, वो यूक्रेन पर दूसरे तरीके से शासन कर रही थी, उसकी ही सरकार चल रही थी वहां पर। जैसा 16 नवंबर 1988 से 26 दिसंबर 1991 तक चली इस अशांति भंग और रिवॉल्यूशन ही कहेंगे, जिससे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ और 15 नए राज्यों का गठन हुआ। ये करीब 3 साल 1 महीना और 10 दिन की कड़ी मशक्कत थी। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्या रीजंस थे कि यूक्रेन और रसिया वॉर इनिशिएट हुआ। उससे पहले हम जानना चाहेंगे, जैसा कि वॉर इनिशिएट होने के पीछे की वजह बताई जा रही है, रूस का यूक्रेन को ये मना करना कि वो नाटो में शामिल ना हो। नाटो 1949 में बनी एक संस्था है जो पूरे देश दुनिया भर शांति को कायम रखने के लिए सैन्य व्यवस्था बनाई गई थी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। आप सभी जानते होंगे कि सारे पश्चिमी देश नाटो के समर्थक है, पर जैसा कि रूस इस देश का हिस्सा नहीं है और वो अपने सीमावर्ती इलाकों, सीमावर्ती देशों में इस नाटो की उपस्थिति को नहीं चाहता है। वो बोलता है कि उसकी सुरक्षा को दिक्कत होगी। लेकिन यूक्रेन ने ऐसा सुनने या करने से मना कर दिया, जो एक युद्ध की वजह बनी। और भी युद्ध की वजह थी, जैसे क्रीमिया का एनेक्सेशन रूस के द्वारा, और आपका डोनबास वार, और आपका नवल इंसिडेंट्स हुए, साइबर वारफेयर हुए, और पॉलिटिकल टेंशंस आल्सो इज देयर। जैसा कि यूक्रेन की सीमा है जो पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से मिलती है, वहां पर रूस का काफी प्रभाव दिखाई देता है। रूस की जो सरकार है, वो जो उसके आदेश है उसके आदेश पर काम करती है यूक्रेन की सरकार, रूस के आदेश पर। लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई, पॉलिटिकल टेंशंस और रूसी जो भाषी हैं यूक्रेन में, वो बड़े ही सीमित हैं, और वहाँ के जो बहुसंख्यक यूक्रेनियन हैं, लोग हैं, उन पर शासन की जो एक प्रणाली थी, उसने एक चिंगारी को आग दी और ये रूस यूक्रेन वार की ओर बढ़ गया। 1991 में जब यूक्रेन ने रूस से आज़ादी की घोषणा करी, तब वहां पर रेफरेंडम के द्वारा लियोनिद क्रावचुक को राष्ट्रपति बनाया गया। लियोनिद क्रावचुक रेफरेंडम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वहां के लोगों द्वारा ये जाना जाता है, या इनडायरेक्ट वे में एक तरीके से चुनाव होता है कि देश इस देश से अलग हो रहा है, क्या आपकी सहमति है। तो वहां के लोग अपनी राय प्रस्तुत करते हैं यस और नो में। ठीक उसी प्रकार 1991 में यूक्रेन में ये काम हुआ और यूक्रेन को एक नया राष्ट्र घोषित किया गया, जो रूस से पूरी तरीके से आजाद था। लेकिन 2004 में फिर एक नया आयाम जुड़ता है, जब रूसी समर्पित विचारधारा का एक नागरिक या एक नेता जो वहां का राष्ट्रपति बनता है, जिसका नाम था विक्टर यानुकोविच, वो
चुनावी में धांधली का उस पर आरोप लगता है और वहां पे काफी प्रदर्शन होता है। इस पूरे प्रदर्शन और समय सीमा जो पीरियड था उसको एक हम लोग नाम देते हैं ऑरेंज रिवॉल्यूशन, जिसके कारण उसकी सरकार गिर जाती है और पश्चिमी समर्पित मतलब पश्चिमी देशों के प्रति समर्पित व्यक्ति का वहां पे राष्ट्रपति बनाया जाता है, जिसका नाम था विक्टर यूशचेंको। यूशचेंको जो था वो रूस का दबदबा कम करना चाह रहा था यूक्रेन से, जो कि रूस को मंजूर नहीं था। और विक्टर यशचेंको को यूएस और जर्मनी, फ्रांस वगैरह का सहयोग प्राप्त था। तो यूक्रेन में उसने नाटो और यूरोपियन यूनियन को शामिल करने की बात कही। इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये सारे चीजें युद्ध की ओर अग्रसर होती जा रही थी। फिर 2008 में जब नाटो ने ये वादा करा यूक्रेन से कि हम उसको अपनी संस्था में इंक्लूड करेंगे और अगर उस देश पर कोई हमला करता है या कोई हमला होता है यूक्रेन में, तो नाटो फोर्सेस उस देश के बचाव के लिए आगे आएंगी। बाद 2013 में फिर जो रूसी समर्थित राष्ट्रपति रह चुके थे यानुकोविच, उनका आगमन होता है और वो यूएस ट्रेड वार्ता को सस्पेंड करते हैं। और इसके विरोध में कीव में फिर से प्रदर्शन शुरू हो जाते। कीव यूक्रेन की राजधानी है। तो वहां पर जब ये प्रदर्शन शुरू होता है तो इस प्रदर्शन के विरोध में जो लोग थे, करीब उनमें से 14,000 प्रदर्शनकारियों की मौत हो जाती है और यानुकोविच देश छोड़कर रूस में शरण ले लेते हैं। और ये सारी बातें फिर 16 मार्च को रेफरेंडम होता है और जो वहां के लड़ाकों और अलगाववादी थे, इस चीज को देखते हुए रूस हमला करता है क्रीमिया में और क्रीमिया को अनेक्स कर लेता है और 16 मार्च को रेफरेंडम के थ्रू रूस में क्रीमिया को शामिल कर लेता है। रूस आक्रामक देश आज से नहीं, रूस का इतिहास आक्रामक है, पहले से रहा है। ये अलग बात है कि रूस हमारे भारत देश को काफी सपोर्ट करता रहा है। ये हम इस पे अलग एक चर्चा करेंगे फिर कभी किसी वीडियो में कि रूस ऐसा क्यों करता है। रूस हमारा दोस्त है, बिल्कुल है, उसने हमारा बहुत सहयोग किया है, कई वॉर्स में हमारी मदद करी है, लेकिन ये एक राजनीतिक और दुनिया पर शासन और दुनिया पर ताकत जमाने की एक रणनीति होती है, जिसके थ्रू ये सारे देश एक दूसरे के लिए काम करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 2017 में जब यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन में फ्री ट्रेड मार्केट, जो फ्री मार्केट होता है, उसका एक समझौता हुआ और दोनों देश आपस में फ्री ट्रेड करने लगे, कोई भी टैक्स नहीं लगता था। इन सब चीजों ने रूस पर एक गहरी छाप छोड़ी और वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में एक बात पनप गई कि ये यूक्रेन भविष्य में हमारे लिए खतरा हो सकता है। और ये सारी वजह धीमे धीमे करते हुए युद्ध की ओर जा रही थी। हम अभी और आगे बढ़ते हैं, आइए चलते हैं जनवरी 2021 की बात में, जहां यूक्रेन ने अमेरिका से नाटो में शामिल होने की अपील करी। और उसी यूक्रेन ने एक आपका ड्रोन है जिसका नाम है बेरैक्टर TB2, इसका इस्तेमाल किया, जो कि शायद यूएस से लिया हुआ एक सैन्य उपकरण है, और इसका विरोध रूस ने किया और रूस काफी नाराज हुआ। फिर रूस ने इस सब चीज को देखते हुए यूक्रेन की सीमा पर काफी भारी मात्रा में सैनिक तैनात किए और बाइडेन ने रूस को चेतावनी भी दी कि अगर रूस कुछ ऐसे एक्शन लेता है यूक्रेन के खिलाफ सैन्य ऑपरेशंस, तो उसको काफी सैंक्शन से गुजरना पड़ेगा। सैंक्शन जैसे होता है आर्थिक व्यवस्था सैंक्शन होती है कि जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं देश विदेश में, जैसे हम भारत से अमेरिका को कुछ पैसे भेजें तो उसमें एक प्रणाली यूज होती है जिसे हम स्विफ्ट कहते हैं। स्विफ्ट प्रणाली का यूज यूएस के कंट्रोल में आता है और यूएस ने धमकी दी रूस को कि वो उसे बंद कर देगा। और हाल फिलहाल में ये सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने वो प्रणाली जो आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करती है, देशों के आने जाने में ट्रांजैक्शन को मजबूत करती है, वो प्रणाली का यूज रूस के लिए बंद कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जनवरी 2022 की, जब रूस यूएस वार्ता विफल हुई तो यूक्रेन पर साइबर अटैक की बात रूस ने कही कि वो साइबर अटैक करेगा। साइबर अटैक जैसे कि आप किसी लैपटॉप या कंप्यूटर को यूज करते हैं, अगर आप बड़े पैमाने पर जाएं तो किसी संस्था का जैसे कोई एक सिस्टम होता है उस पर अटैक, वहां के डेटा को चुरा लेना, चीजों को हड़प लेना, ये एक साइबर अटैक के अंतर्गत आता है। कि रूस की सेना, फिर उसके बाद क्या हुआ कि रूस की सेना बेलारूस पहुंचने लगी। पुतिन ने कहा कि रूस की जो मुख्य
मांग है वो सुरक्षा है जो स्वीकार नहीं की जा रही। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि नाटो की उपस्थिति रूस के लिए काफी गंभीर मुद्दा थी, और ऐसा उसने यूक्रेन ने स्वीकार नहीं किया। वो अपने आप को स्वच्छ और स्वच्छंद राष्ट्र मानता है। वो अपनी संप्रभुता के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकता है। ठीक इसी समय पुतिन को चीन का समर्थन प्राप्त हो जाता है। दोनों देशों की इन तरीके की बढ़ती हुई आपदाओं और जैसा कि बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए बाहरी देशों ने जो जहां पे उनके नागरिक हैं यूक्रेन पे, वहां से लोगों को निकलने के लिए अपील की। अमेरिका ने कहा, भारत ने कहा, भारत अपने ऑपरेशंस भी चला रहा है वहां से लोगों को निकालने के लिए। और रूस ने यूक्रेन के दो हिस्सों लोहांसक और दोनेत्स्क को मान्यता दे दी। लोहांसक और दोनेत्स्क यूक्रेन के दो महत्वपूर्ण भाग हैं जहां पर रूसी समर्पित अलगाववादियों का बहुसंख्यक में मौजूद होना एक गंभीर मुद्दा यूक्रेन के लिए हमेशा से रहा है, जैसा अपने देश में कश्मीर में अलगाववादियों का मौजूद होना रहा है। तो जब ये सब चीजें हो रही थी तो रूस ने लोहेंसक और दोनेत्स्क को एक नए राष्ट्र की उपाधि के तौर पे मंजूरी दे दी। उसने स्वीकार किया कि हाँ, हम इन दो हिस्सों को एक नए राष्ट्र के रूप में मानते हैं, अलग अलग। और ठीक 24 फरवरी 2022 रूस ने सैन्य ऑपरेशन का ऐलान कर दिया और जंग शुरू हो गई, जो कि काफी गंभीर है। काफी लोग हताहत हुए हैं, काफी नुकसान हुआ है। इन देशों के वार में किसी को कुछ हासिल नहीं होता है। आम लोग, जो आम सिविलियंस होते हैं, काफी बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। आइए शपथ लेते हैं कि इन सब चीजों को विराम दें, इन चीजों का विरोध करें। इससे किसी का भला नहीं हो सकता। खैर, ये तो बात राजनीतिक तौर पे हो गई है। अब हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हमने कहा है कि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे कि इस वॉर का भारत के समक्ष या उसके परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव पड़ता है। यूक्रेन और भारत एक काफी अच्छे सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध में हैं। यूक्रेन में सबसे ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स भारत के हैं। भारत के लोग वहां पे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। सबसे ज्यादा निर्यात फार्मास्यूटिकल्स का ही होता है। और जो बात रहती है कि वहां पर एक मिसाइल है जिसका नाम है R-27 एयर राइफल, एयर टू एयर मिसाइल। वो भारत के सुखोई MK-30 विमान में यूज की जाती है। दोनों देश से शिक्षा, पारस्परिक कानून मदद और बाहरी अंतरिक्ष प्रणाली की मदद में क्षेत्रों में एक दूसरे को मदद करते हैं। मिलिट्री टेक्नोलॉजी और उपकरणों का स्रोत रहा है यूक्रेन भारत के लिए। तो ये सारी बातें अच्छी लगी हैं आपको, और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी हम रोज आपको देते रहेंगे। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं आपसे। कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए टॉपिक जो कि काफ़ी दिलचस्प होगा। नमस्कार, शुक्रिया।